मैंने देखा एक बच्चे को मेरे से ये सवाल पूछते हुए कि सर अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं मेरी मम्मी को क्या बोलूँगा? मैंने उस बच्चे को बोला कि तेरी मम्मी ने तेरे को ये बोला था क्या कि तेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो तू मेरा बेटा नहीं। इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज़ है ना दोस्तों जेईई की वो ये है कि 11 लाख बच्चे जेईई मेन लिखते हैं, लेकिन उनके 22 लाख पेरेंट्स जेईई लिखते हैं। तो अगर आपको इसरो जाना है तो आपको जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब मैंने वो एग्जाम लिखा था 30 ओपनिंग थी और 2.25 लाख बच्चों ने अप्लाई किया। अब ये करा कैसे जाएगा? इसका भी तो एक रोड मैप चाहिए ना दोस्तों, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नमस्कार, मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित, आई एम अ फॉर्मर इसरो साइंटिस्ट और जॉस टॉक्स के इस प्लेटफॉर्म पे आज की जो गुत्थी हम सॉल्व करेंगे वो है हाउ टू गेट इनटू इसरो। दोस्तों इसरो के अंदर जाने के या इसरो से एसोसिएट होने के काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है जब आप अपनी स्कूल की लाइफ को जी रहे होते हैं। इसरो का एक प्रोग्राम होता है यूवी का, जहाँ पर जब आप 8th से 9th का ट्रांजिशन कर रहे होते हैं तो एक एप्लीकेशन फ्लोट करता है इसरो। उस एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन फिल करते हैं, फिर एक ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है। साथ ही आपके एकेडमिक्स के बेसिस पे आपको सिलेक्शन के लिए एक क्राइटेरिया में रखा जाता है। वंस यू गेट सेलेक्टेड आपको एक लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां पर आप इसरो की फैसिलिटीज़ विजिट करते हैं और जो साइंटिस्ट हैं वहां पर जो रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं वो आपको पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आपका सपना बस उस छोटी ड्यूरेशन के लिए इसरो के साथ एसोसिएट होने का नहीं और आप चाहते हैं कि आप लाइफ लॉन्ग इसरो को सर्व करें, तो उसकी अपॉर्चुनिटी दोस्तों जेईई मेन और एडवांस से खुलती है। अगर आपने जेईई मेन का एग्ज़ाम अच्छे से दिया है, अच्छे से मतलब अगर आप 98 99 परसेंटाइल का स्कोर वहाँ पर जनरेट करते हैं, अगर आप अपने सारे जो पीवाईक्यूज़ हैं, जो आपके डिफरेंट टॉपिक्स हैं, चाहे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथमेटिक्स के टॉपिक्स हों, जहाँ पर आप खुद से ये डिसाइड नहीं करते कि यार ये वाला टॉपिक तो शायद नहीं आएगा या ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है यही आएगा, इन सारी चीज़ों से हट के एक फोकस लेके कि किस तरीके के पीवाईक्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो हमारे पास अथाह भंडार है पीवाईक्यूज़ का। हर साल 2 शिफ्ट होती हैं और हर शिफ्ट में मल्टीपल पेपर्स होते हैं। तो उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप अच्छे से एनालाइज करते हैं कि उनका क्या लेवल है और फिर आप एनसीईआरटीज़ को रेफ़र करते हैं, सारी एनसीईआरटीज़ को विदाउट थिंकिंग कि एनसीईआरटी में तो इतना कुछ क्या दिया हुआ है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एनसीईआरटी के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जहाँ पर जेईई मेन के क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी ईजी पड़ जाते हैं। खासकर अगर मैं बात करूँ तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री के जो डायरेक्ट एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पिक होते हैं। अगर आपने इस सारी चीज़ों को फोकस किया तो आप जेईई मेन को अच्छे से करते हैं। लेकिन अगर आपको इसरो के अंदर जाना है तो इसरो का सिलेक्शन जेईई एडवांस के स्कोर पे होता है। मतलब सिर्फ मैं जेईई मेन को अच्छे से करूं तो मुझे इसरो नहीं मिलेगा, मुझे जेईई मेन अच्छे से करना होगा। और फिर वो जो बीच का 40-45 दिन का वो जो टाइम होता है, जब जेईई मेन के सेकंड अटेम्प्ट अप्रैल सेकंड अटेम्प्ट से जब मई के 3rd वीक के अंदर जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है उसके बीच, जहाँ पर काफ़ी बच्चे हिम्मत सी हार देते हैं या थका थका महसूस करते हैं, आपको उस एक पर्टिकुलर फेज से अपने आप को निकालना होगा, पहली बात। दूसरी, आपको फोकस करना होगा अपने बेसिक्स के ऊपर, क्योंकि जेईई एडवांस के अंदर जब आप परफॉर्म करते हैं, वहां पर जब आप कट ऑफ क्लियर करते हैं, वहां पर जब आपका स्कोर, इफ आई टॉक अबाउट परसेंटेज, तो अगर आपका स्कोर 25 से 45% की रेंज में है, देन यू स्टैंड अ चांस कि आप जब IIST जो इसरो का ही स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का सेंटर है उसके लिए अप्लाई करेंगे, देन यू माइट सी योर नेम इन द मेरिट लिस्ट। अब ये करा कैसे जाएगा? इसका भी तो एक रोड मैप चाहिए ना दोस्तों। तो वो जो रोड मैप होगा वो ऐसा होगा, ये आप लिख भी सकते हैं जो मैं अभी बता रहा हूं, क्योंकि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले हमें जेईई मेन को जीतना है। जेईई मेन को जीतने के लिए मुझे मेरे बेसिक कॉन्सेप्ट्स और खासकर मुझे ट्रेंड एनालिसिस चाहिए जेईई मेन का। क्या जेईई मेन बहुत ट्रिकी सवाल पूछता है? क्या वो पूछ रहा है? नहीं। जेईई मेन के अंदर आज जो क्वेश्चंस का लेवल है वो ऐसा है कि बच्चा जल्दी से जल्दी उनको कर पाए, एंड मोस्टली दे आर फॉर्मूला बेस्ड। दे आर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट, जो सीधे आते हैं। तो अगर आपने जितने भी फॉर्मूलाज हैं, जितने भी ट्रेंड्स हैं, जितने भी फिगर्स एंड फैक्ट्स हैं जो आप पढ़ते हैं, अगर आप उनको अच्छे से रिवाइज करके जाएंगे, साथ में रेलेवेंट मॉक टेस्ट लिखते हैं। अब रेलेवेंट मॉक टेस्ट का क्या मतलब है? मॉक टेस्ट के अंदर दोस्तों ऐसा हो सकता है कि आपने खूब सारे मॉक टेस्ट लिखे और आपका स्कोर भी बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन क्या जो आप मॉक टेस्ट के अंदर क्वेश्चंस को देख रहे हैं,
क्या वैसे क्वेश्चंस जेईई मेन में आते भी हैं? लेकिन ये कौन बताएगा? अगर आप ये सब कुछ अपने घर बैठकर कर रहे हैं तो ये एनालिसिस कहीं ना कहीं आपको करना होता है। वो एनालिसिस अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आप कुछ मिस कर जाएंगे। उसके अलावा मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, मॉक टेस्ट दिया, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं आया और आपने फिर क्या बोला, नहीं यार ये जो मैंने मॉक टेस्ट दिया ना ये तो छोड़ो, अगले वाले को अच्छा करूंगा। कैसे करोगे? अपनी कमियों को नहीं सुधारोगे तो इंप्रूवमेंट कहां से लाओगे? तो ये बहुत जरूरी हो जाता है कि आप जब भी कोई मॉक टेस्ट दे रहे हैं, यू गो बैक और फिर उन सारे क्वेश्चंस को गो थ्रू करो। डायरेक्ट सॉल्यूशन देखकर उल्टा अप्रोच मत लगाओ। बहुत सारे बच्चे करते हैं, मैं जानता हूं, मैं बच्चों में ही बैठा रहता हूं। वो क्या करते हैं ना, सॉल्यूशन देख के बोलते हैं अरे ऐसे होना था, तो तभी हो जाता है ना। तो ऐसे नहीं होना होता है। आपको वो नहीं आया उस वक्त, वो आपको सीखना पड़ेगा। वो आपको याद नहीं आया, आपको याद करना पड़ेगा। ये आपका जेईई मेन का पार्ट हुआ और जेईई मेन आपको 2 चांस देता है, जनवरी एंड अप्रैल। लेट्स से अप्रैल वाले अटेम्प्ट को आपने बहुत आराम से निकाल लिया और आप अब तैयार हैं कि मैं एडवांस के लिए एक छलांग लेना चाहता हूं। अब एडवांस का जो कंप्लीट फ्रेमवर्क है वो जेईई मेन से एकदम अलग है। आप सिर्फ जेईई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एडवांस के लिए तैयार हैं, इस पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा दोस्तों। क्या करोगे? सबसे पहले आप अपनी उस फ्रेम ऑफ माइंड को शिफ्ट करोगे, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से आप कंटिन्यूअसली जेईई मेन पे फोकस कर रहे थे। आप वैसी क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, वैसी कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर रहे थे, लेकिन अब आपको एडवांस देना है। गो बैक, सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करो फिर से, एंड देन स्टार्ट लुकिंग एट पीवाईक्यूज। यहां पर अगर आप पीवाईक्यूज को पहली बार सोल्व कर रहे हो तो आप प्रॉब्लम में आ सकते हैं, लेकिन सीधा अगर आप मॉक टेस्ट पे कूद गए तो आप पक्का प्रॉब्लम में फंस जाओगे। व्हाट यू हैव टू डू इज पिक अ प्रीवियस ईयर पेपर, जो जेईई एडवांस की आर्काइव की वेबसाइट पे इजीली अवेलेबल है। पिक द मोस्ट रीसेंट वन। लेट्स से आपने 2023 नहीं तो 2022 का पेपर उठाया, उस पेपर को आप सोल्व करने बैठिए। ये नहीं कि 3-3 घंटा में सोल्व करना है, नहीं, सोल्व करना है, पूरा टाइम देना है, अपने आप को खंगालना है, देखना है कि कितना आ रहा है। ये नहीं कि मेरे को बस 3 घंटा में करना है, 3 घंटा में मैंने तो 10 सवाल करे, मेरा तो कुछ नहीं होगा। नहीं, आपको उसको 6 घंटा देने पड़ रहे हैं ना, तो पेपर 1 को दीजिए, जिद पे रह के दीजिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आप अपने आप को चेक कर रहे हैं कि कितने कॉन्सेप्ट्स में पकड़ के बैठा हुआ हूं और कितने उड़ चुके हैं। देन व्हाट विल हैपन? हो सकता है अच्छा हो जाए, हो सकता है कि बहुत खराब हो। अगर बहुत खराब हुआ तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देन यू विल हैव अ फोकस कि अब मुझे इन कमियों को दूर करना है। कैसे करोगे? अब आप उन क्वेश्चंस को फिर से सोल्व करने की कोशिश करोगे, तब तो हुए नहीं, लेकिन हाउ यू आर गोइंग टू डू दैट? तब भी नहीं हुए तो कैसे होंगे? आइदर यू आर गोइंग टू अप्रोच योर टीचर्स, जो आपको पढ़ा रहे हैं, आपके जो मेंटर्स हैं। भाई हम क्या करते हैं मैं बता देता हूं। हमारे तो ऐसा रहता है, हम बच्चे के सर पे बैठे रहते हैं, तेरा एग्जाम मेरा एग्जाम, सीधी बात। क्योंकि अगर भाई आप क्लियर करोगे तो ये तो मैं क्लियर कर गया। इंडिया में जो सबसे बड़ी चीज है ना दोस्तों जेई की, वो ये है कि 11 लाख बच्चे जेई मेन लिखते हैं, लेकिन उनके 22 लाख पेरेंट्स जेई लिखते हैं और उनके उतने ही लाख टीचर जेई लिखते हैं उन सबके साथ। और अगर जो नहीं लिख रहे हैं उन बच्चों के साथ एक बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनके पास एक सपोर्ट नहीं है, एक वो पिलर ऑफ स्ट्रेंथ नहीं है। बच्चा नर्वस होता है, बच्चा घबराता है। मैंने देखा इस बच्चे को मेरे से ये सवाल पूछते हुए कि सर अगर मेरा नहीं हुआ तो मैं मेरी मम्मी को क्या बोलूंगा। मैंने उस बच्चे को बोला कि तेरी मम्मी ने तेरे को ये बोला था क्या कि तेरा आईआईटी में नहीं हुआ तो तू मेरा बेटा नहीं। दोस्तों ये सवाल मत लाना कभी दिमाग में, ये सवाल गलत है। यहां पर आप कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को हर्ट कर रहे हैं, ये मत सोचिए। आप इसको इसलिए देते हैं इस एग्जाम को क्योंकि ये एक अपॉर्चुनिटी है, यू वांट टू डू समथिंग। तो अगर आपको इसरो जाना है तो आपको जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, एक तो होता है कि आप टॉप नॉच रैंक लेके आए आईआईटी मुंबई, सीएससी, आईआईटी दिल्ली के लिए। आईआईएसटी का उतना रिगरस कंपटीशन नहीं है, बट एडवांस हैज टू बी क्लियर्ड एंड विद इन दैट पर्टिकुलर परसेंटेज फ्रेम। अगर आप वो क्लियर करते हैं तो आपको आईआईएसटी के अंदर फिर अप्लाई करना होता है। जब आईआईएसटी के अंदर आप अप्लाई करते हैं, जब रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए जी एडवांस के, फिर मेरिट लिस्ट आती है। प्रॉम्प्टली आप उसको चेक करेंगे, मेरिट लिस्ट को आप अपना पूरा प्रोसेस पूरा करेंगे काउंसलिंग का, अपनी फी वगैरह सबमिट करी, सब कुछ किया, एंड यू गेट इनटू आईआईएसटी। अब वहां पर क्या होगा? वहां पर आपको वो सब पढ़ाया जाएगा जो स्पेस टेक्नोलॉजी है। वहां पर एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है
आपकी 4 साल की डिग्री पूरी हुई, आपने उस मिनिमम क्राइटेरिया को पूरा कर दिया। मिनिमम क्राइटेरिया है कि ऑब्वियसली आप वहाँ पे बहुत तूफ़ानी काम ना करें, पहला तो यही क्राइटेरिया होगा। दूसरा, अपना जीपीए मेंटेन करें, जिसको कहते हैं ना सीजी या सीजीपीए कहते हैं, उन पॉइंट्स को मेंटेन करें। देन यू आर एलिजिबल टू सिट फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस इन इसरो। एंड वहाँ से एक बार इसरो आपको सेलेक्ट कर लेता है, जब आप उन मिनिमम क्राइटेरियाज को मैच करते हैं, देन यू गेट अ चांस टू वर्क इन इसरो एज एन एंट्री लेवल जो साइंटिस्ट इंजीनियर होते हैं। जैसे मैंने ज्वाइन किया था, लेकिन मेरा रास्ता अलग था। मैंने ज्वाइन किया था ICRB के एग्ज़ाम से। ये एग्ज़ाम उनके लिए है जो जेईई एडवांस के थ्रू IIST में नहीं जा सके। अगर मैं बाकी किसी इंस्टीट्यूट में हूँ तो मोस्टली इसरो कुछ कैंपसेस में कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए जाता है, लेकिन सभी में नहीं जाता। तो अगर आप मान लीजिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह सकता कि भाई हर बच्चा जो जेईई एडवांस क्लियर करेगा वही इसरो जाए, जेईई मेन का बच्चा जा सकता है। और ज़रूरी नहीं है कि सारे NIT या IIT या और बड़े इंस्टीट्यूट्स के बच्चे ही जाएंगे, नहीं। यहाँ पर ISRO जो है वो इंडिया के लिए है, तो इंडिया का हर बच्चा इसरो जा सकता है। उसके लिए एक अलग जो प्रोसेस है वो है ICRB का एग्ज़ाम। उस एग्ज़ाम के अंदर एक रिटन टेस्ट होता है। अब मैं मेरा बता देता हूँ। जब मैंने वो एग्ज़ाम लिखा था, 30 ओपनिंग थी और 2.25 लाख बच्चों ने अप्लाई किया था। इस एग्ज़ाम का लेवल कैसा होता है? ये एग्ज़ाम जो होता है ये आप अपनी कॉलेज की डिग्री के बाद देते हैं, तो इसका एग्ज़ाम का लेवल गेट के लेवल का होता है। तो कभी कभी इसरो क्या बोलता है, आप अपना गेट का स्कोर ही बता दो, और गेट के स्कोर के बेसिस पे ही वो पहली जो स्क्रूटनी होती है ना मेरिट लिस्ट की, वो उस पर कर लेते हैं कि एक मेरिट लिस्ट बना लेते हैं, एंड देन दे कॉल यू फॉर द पैनल इंटरव्यू। मैंने ICRB का एग्ज़ाम लिखा और मैं इंटरव्यू में चला गया। अब पैनल इंटरव्यू के नाम से पैनल जो है ना, उसकी भी कहानी बताऊं, ये आप भी फेस करेंगे जब आप जाएंगे, अगर आप ICRB के रास्ते जाते हैं तो पैनल इंटरव्यू के अंदर जब मैं पहुंचा था, मुझे आज भी याद है, बहुत अच्छे से याद है, जब मैं उस कॉन्फ्रेंस रूम में घुसा जहां पर पैनल इंटरव्यूज हो रहे थे, बेंगलोर इसरो सैटेलाइट सेंटर में मेरा सेंटर आया था। मैं अंदर घुसता हूँ, मैं देखता हूँ कि एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है। एक साइड एक अकेली चेयर रखी हुई है, बड़ी तनहा सी, जिसपे मुझे बैठना था, और दूसरी साइड 7-8 बहुत ही सीनियर लोग बैठे हुए हैं। और फिर उनने सबने अपने बारे में बताना चालू करा। तो एक ने बोला कि भाई मैं 30 साल से इसरो में हूँ, मैं 31 साल से इसरो में हूँ, आई हैव बीन वर्किंग विद इसरो फॉर लास्ट 27 ईयर्स। और मुझे आज भी याद है, मैंने कहा था सर मुझे इस धरती पे 24 साल हुए हैं खाली। तो उस पैनल के जो हेड थे, अब देखिए मेरे साथ तो क्या हुआ था, उस पैनल के जो हेड थे वो एक तो पहले ही उसी इंस्टीट्यूट के निकले जिससे मैं पढ़ा हुआ हूँ। दूसरा, मुझे पता था कि वो थे जिनने जो इसरो की सैटेलाइट्स इनिशियल ईयर्स में बनी थी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम पे काम किया है। तो एक तो नर्वसनेस, ऊपर से वो फैन बॉय मोमेंट, और ऊपर से ये पता था कि इन सब का एक्सपीरियंस मेरी उम्र से ज़्यादा है, तो नो ब्लफिंग। सो जो कुछ आता है उसको अच्छे से बताइए, आप प्रिपेयर करके जाइए। तो इसरो में जाने का ये भी तरीका है, जहां पर आप अगर जेईई मेन या एडवांस के थ्रू नहीं जा पाए तो आप ICRB के थ्रू जा सकते हैं, जहां पे आपका गेट का स्कोर काम करता है। लेकिन मान लीजिए कि आप एक कॉलेज में हैं एंड यू वांट टू डू समथिंग विद इसरो, कोई प्रोजेक्ट करना चाहते हैं जैसे कि इंटर्नशिप, तो इसरो इंटर्नशिप्स भी ऑफर करता है। वो ऑफर करता है वो 3rd ईयर 4th ईयर के बच्चों के, जिनके भी रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं। तो ये पूरी एक जर्नी है जो आप ट्रैवल करते हैं। तो जो जेईई एस्पायरेंट्स हैं उनके पास अभी बेस्ट चांस है, द ईजिएस्ट पॉसिबल वे इज अपने जेईई मेन एडवांस पे फोकस करिए। जो बातें मैंने बताई होपफुली आपने लिखी होंगी, उन पॉइंट्स का ध्यान रखिए, मॉक टेस्ट के बारे में ध्यान रखिए, PYQs के बारे में ध्यान रखिए, और ये ध्यान रखिए कि अगर आप याद करके नहीं जाएंगे तो ऑन द डे ऑफ एग्जाम मिरेकल नहीं होता है, आपको याद करके ही जाना पड़ेगा कॉन्सेप्ट्स को। इस तरीके को फॉलो करेंगे, दैट इज द इजीएस्ट पॉसिबल वे राइट नाउ टू गेट इनटू इसरो। और दोस्तों, जेईई मेन का एग्जाम बस गेट के बाहर ही नॉक कर रहा है, तो बी प्रिपेयर्ड और अपने मोटिवेशन को हाई रखो दोस्तों। और ये मत सोचो एग्जाम के बारे में कि अगर मेरा जो परफॉर्मेंस है वो जैसा मैं चाहता हूँ, अगर वैसा नहीं हुआ तो क्या। तुम इसलिए एग्ज़ाम देने नहीं जा रहे हो कि तुम किसी को ये बताना चाहते हो कि तुम्हारा परफॉर्मेंस ऊपर कितना है या नीचे कितना है। तुम इस एग्ज़ाम को इसलिए अप्रोच कर रहे हो क्योंकि ये एग्ज़ाम एक वो खिड़की है जो अनंत अपॉर्चुनिटीज़ को तुम्हारे लिए खोलेगी। उस मोटिवेशन के साथ जाना दोस्तों। ऑल द बेस्ट।